गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ग्रुप 16 में दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं। एक कंप्लीट किए हैं सल्फर और एक कंप्लीट किए हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पहले सल्फर डाइऑक्साइड। तो कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा सल्फर डाइऑक्साइड। कॉपी पर हेडिंग दे देंगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सबसे पहले तो इस SO2 के प्रिपरेशन पे आ रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग बनाते कैसे हैं। प्रिपरेशन देखिए, जब कांटेक्ट प्रोसेस आप देख रहे थे पिछले लेक्चर में, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का प्रोसेस, तो आप ये देखे थे कि जब उसके पहले स्टेप में सल्फर को एयर के प्रेजेंस में जलाया गया था तो सल्फर डाइऑक्साइड बना था। तो सबसे पहला प्रिपरेशन यही है कि व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन एयर, when sulfur is burnt in air, then sulfur dioxide is formed। बोले कि जब सल्फर को एयर के प्रेजेंस में जला देंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये हम लोग प्रिपरेशन मतलब कांटेक्ट प्रोसेस के पहले स्टेप में देख रखे हैं, इसीलिए पहले इसको लिखवा दिया। अब देखिए, आपको जो सेकंड प्रिपरेशन हम ये बता रहे हैं ये है लैब प्रिपरेशन, कि लैब में कैसे बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस को। तो लैब में अगर सल्फर डाइऑक्साइड बनाना हो तो कोई सल्फाइट लेते हैं हम लोग, जैसे सोडियम सल्फाइट, पोटेशियम सल्फाइट, कोई सल्फाइट लेते हैं और उसमें डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं। लिख रहे हैं इन लैब it is prepared by treating sulfite ion with dilute acid। लैब में अगर इसको बनाना हो सल्फर डाइऑक्साइड को तो हम लोग को सल्फाइट आयन को रिएक्ट करवाना होता है डाइल्यूट एसिड से। सल्फाइट आयन होता है SO3-2। हम ये आयन के फॉर्म में ले रहे हैं, आप सोडियम सल्फाइट भी ले सकते हैं। तो सल्फाइट आयन लिए और उसमें डाइल्यूट एसिड लिए। अगर आप सोडियम सल्फाइट लेंगे तो यहां पर एसिड का भी निगेटिव पोर्शन लेंगे, जैसे HCl, तो वो सोडियम और वो HCl का Cl वो आपस में कंबाइन करके NaCl बन जाएगा। लेकिन हम लोग ये आयन के फॉर्म में ले लिए हैं कि कोई सल्फाइट है उसमें डाइल्यूट एसिड डाल दिए। जैसे ही आप उसमें डाइल्यूट एसिड डालिएगा तो बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और H2O। ये भी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन हुआ, लेकिन ये है लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन का मतलब हुआ सेफेस्ट मेथड। अब थर्ड है कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन। कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन, इसको बेचने के लिए, जब इसको बेचना हो तो करते क्या है हम लोग कि कोई सल्फाइड ओर लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। तो थर्ड प्रिपरेशन लिखेंगे ऑन कॉमर्शियल स्केल it is prepared by oxidation of सल्फाइड ओर। बोले कि कोई भी सल्फाइड ओर ले लीजिए, कोई भी सल्फाइड ओर ले लीजिए। जैसे हम लोग जो सल्फाइड ओर लिए हैं वो है जिंक सल्फाइड, जिसको कि जिंक ब्लेंडे बोलते हैं। जिंक ब्लेंडे ये जिंक का ओर है। अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दें, तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन होगा।
तो ये सब सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन है, जिसमें एक आपका लैब प्रिपरेशन है, ये आपका कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन है, ये ऐसे ही आपका जनरल प्रिपरेशन है। अब सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में आप ये जान जाइए कि ये जो गैस है, ये गैस का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, ना कोई स्मेल है ना कोई कलर है। लिखेंगे इट इज कलरलेस कॉमा ऑर्डरलेस गैस। ये कलरलेस गैस भी है, ये ऑर्डरलेस गैस भी है, इसका कोई स्मेल भी नहीं है। इस गैस का अगर केमिकल नेचर देखिए तो ये एसिडिक नेचर का होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर। ऐसे भी अगर कोई ऑक्साइड है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर आपको इसका नेचर अगर पता करना है तो आप इसमें पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद देखिए कि क्या बना, एसिड बना कि बेस बना। यहां एसिड बना, सल्फ्यूरस एसिड बना, सल्फ्यूरस एसिड बना, तो कह सकते हैं कि हां इसका नेचर है एसिडिक। तो बोले कि सल्फर डाइऑक्साइड कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, ये एसिडिक नेचर का है, मतलब जैसे ही आप इसमें पानी डालते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसके नेचर को देखें, जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड में देखते थे कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करता था, तो आप अगर इसके नेचर को देखें तो ये दोनों के तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। लिख रहे हैं इट एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों के तरह काम करेगा। कारण इसका यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, सल्फर का रेंज होता है -2 से +6। लास्ट लेक्चर में भी बताए हैं, जिस कंपाउंड में सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिसमें वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और अगर लोएस्ट भी नहीं है हाईएस्ट भी नहीं है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सल्फर डाइऑक्साइड का। तो इसका मतलब अब आपको ये डील नहीं करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है, दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ना, ये डील नहीं करना है। आपको यहां करना क्या है, आपको ऐसा 2 रिएक्शन इसमें लिखना है जिसमें वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, और आपको 2 रिएक्शन ऐसा लिखना है जिसमें वो दूसरे को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको रिएक्शन लिखना होगा। जैसे सबसे पहले लिख दे रहे हैं SO2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब अभी हम ऐसा 2 रिएक्शन लिखने जा रहे हैं जिसमें कोई सबस्टेंस का SO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे H2S when reacts with SO2 then it will give H2O and sulfur। यहां देखिए, यहां ये जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 और ये अकेला सल्फर है तो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो -2 से 0 चार्ज का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन कब हुआ, जब इसके साथ रिएक्ट किया तब, तो इसको बोल देंगे यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड रिएक्शन 3Fe plus SO2 gives 2FeO
प्लस FeS। यहां देखिए Fe अकेले है तो चार्ज 0 और FeO के रूप में Fe है तो चार्ज +2, तो Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके बाद दो रिएक्शन ऐसा दिखाएंगे जिसमें ये दूसरे को करने का काम करे। तो SO2 एज रिड्यूसिंग एजेंट। जी ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो ये समझ जाइए कि आपको 4 रिएक्शन लिखना है। 2 रिएक्शन जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे और 2 रिएक्शन जिसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे। लिखना है 2Fe+3 प्लस SO2 प्लस 2H2O gives 2Fe+2 प्लस SO4-2 प्लस 4H+। आप इस रिएक्शन में देख लीजिए Fe+3 का Fe+2 में रिडक्शन हो रहा है, तो ये दूसरे को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड रिएक्शन लिखेंगे SO2 प्लस H2O प्लस Cl2 gives H2SO4 प्लस HCl। ये देख लीजिए एक चीज कि SO2 जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन अगर अकेले है, सॉरी मतलब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में है, चार्ज 0 है, HCl में क्लोरीन पे चार्ज -1 है, तो 0 से -1 चार्ज घट रहा है, रिडक्शन, तो रिडक्शन हुआ इसके साथ रिएक्ट करने के बाद, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। यहां भी देख लीजिए Fe+3 से Fe+2 चार्ज घट रहा है, रिडक्शन, तो रिडक्शन हुआ इसके साथ रिएक्ट करने पे, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। यहां देख लीजिए 0 से +2 चार्ज बढ़ रहा था, ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड में आपको इतना अभी बात पहले बताया। अब इसके बाद आपको जानना है इसमें एक बात और कि जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड में इसके बाद लिखेंगे रिएक्शन विथ NaOH, रिएक्शन विथ NaOH। देखिए एक बात समझिए, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि कोई एसिड और कोई बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट, बनता है वाटर। फिर ये लास्ट क्लास में ही बताए थे कि सॉल्ट का 2 हिस्सा, एक हुआ पॉजिटिव हिस्सा, एक हुआ निगेटिव हिस्सा। पॉजिटिव पार्ट कम्स फ्रॉम बेस और निगेटिव पार्ट कम्स फ्रॉम एसिड। तो जैसे देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये NaOH है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाना है। तो ये एसिड तो नहीं है लेकिन ये एसिडिक है, ये बेस है, तो जब ये एसिडिक है, ये बेस है, तो यहां भी बनेगा सॉल्ट, यहां भी बनेगा वाटर। अब सॉल्ट का 2 हिस्सा, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव आएगा बेस से, तो बेस है NaOH, इसका पॉजिटिव हिस्सा कौन है, तो Na+। अब जो निगेटिव है वो आएगा एसिड से, ये एसिड तो है नहीं लेकिन ये एसिडिक है, तो आपको ये देखना है कि इससे एसिड कौन बनेगा। तो जब आप इसमें पानी डाले थे तो बना था H2SO3, ये एसिड बना था, सल्फ्यूरस एसिड। तो इसका निगेटिव हिस्सा कौन है, तो SO3-2, मतलब SO2 से जो एसिड बनेगा उसका निगेटिव हिस्सा कौन है, तो SO3-2। अब इसके पास एक चार्ज है, इसके पास 2 चार्ज है, चार्ज बराबर नहीं है तो क्रॉस कर देंगे तो बनेगा Na2SO3 प्लस वाटर। ये इतना आपको जानना है सल्फर डाइऑक्साइड में। ये तीसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको बताए थे कि टोटल ग्रुप 16 में हम लोग को 6 टॉपिक पढ़ना है। अब जो चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो चौथा टॉपिक हेडिंग दे दें
ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ये ग्रुप 16 का टॉपिक नंबर 4 है। पहले तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर का मतलब ये समझ जाइए, इसका मतलब हुआ कि एसिड्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग ऑक्सीजन। इसका मतलब हुआ एसिड्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग ऑक्सीजन। जी, सल्फर का वो एसिड जिसमें कि ऑक्सीजन हो। तो एक एसिड है H2SO3 जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। फिर एक एसिड है H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। फिर है H2SO5, इसका नाम है पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। फिर एक है H2S2O7, इसका नाम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। फिर है H2S2O8, ये हुआ पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब सल्फर का ऑक्सो एसिड्स है। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोग को करना क्या है, ये जितना भी आप एसिड देख रहे हैं पांचों, आपको पांचों का स्ट्रक्चर जानना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। कोई भी का किसी का भी आपसे स्ट्रक्चर पूछ सकता है एग्जाम में। अब देखिए बताते हैं स्टार्टिंग से। नंबरिंग केवल ये ध्यान में रखेंगे, अगर हम नंबर 1 देके स्ट्रक्चर बनाए तो आप समझिएगा सल्फ्यूरस एसिड। नंबर 2 देके अगर स्ट्रक्चर बनाए तो आप समझिएगा सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए नंबर 1, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर के रूप में, 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन जुड़ गया और 2 इलेक्ट्रॉन से एक ऑक्सीजन और जुड़ गया, जिसका ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां 2 2 4 और 2 से बॉन्ड बना लिया। यहां 2 2 4, एक से सल्फर से जुड़ गया, एक से हाइड्रोजन से जुड़ गया। यहां भी 2 2 4, एक से सल्फर से जुड़ गया, एक से हाइड्रोजन से जुड़ गया। तो ये हो गया H2SO3। टेट्राहेड्रल फॉर्मेट पे इसको सेट करके बनाना है H2SO3। ये जो सेकंड है H2SO4, इसमें ये जो आप लोन पेयर देख रहे हैं, इसी से ऑक्सीजन को केवल जोड़ देना है। ये जो लोन पेयर है इससे ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए। अब बाकी जैसे पहले बना रखे थे H2SO3 को, बस वैसे ही बना देना है। तो ये हो गया H2SO4, ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया स्ट्रक्चर। H2SO5 में क्या करना है, यहां जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहां पे या यहां पे कहीं भी एक जगह पे एक पेरोक्साइड बॉन्ड भी दिखा देना है। मतलब ये जैसे सल्फर है, ये जैसे ऑक्सीजन है, ये जैसे ऑक्सीजन है, कोई बदलाव नहीं है। ये जैसे OH है, यहां जो OH है इसी में 2 O कर देना है, मतलब यहां पेरोक्साइड बॉन्ड बना देना है। सल्फ्यूरिक एसिड ही है लेकिन उसमें पेरोक्साइड बॉन्ड बना हुआ भी है, तो इसको पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरे का स्ट्रक्चर। ये जो है चौथा वाला, इसमें क्या करना है कि H2SO4 और H2SO4, 2 H2SO4 को मिलाना है। 2 H2SO4 मिलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, बन जाएगा H2S2O7। बोले कि
H2SO4 लिए, ये देखिए ये हुआ H2SO4। अब यहां देखिए दूसरा H2SO4, दो H2SO4 को मिलाएंगे, वाटर को बाहर निकाल देंगे, तो जो बना उसको बोलेंगे H2S2O7। ये जो बना इसी को बोल देंगे H2S2O7। और ये जो आखिरी है पांचवा H2S2O8, इसमें क्या करना है कि यहां जो एक ऑक्सीजन आप देख रहे हैं सिंगल, इसी में केवल एक पेरोक्साइड बॉन्ड बना देना है। मतलब ये जो H2SO4 वाला फॉर्मेट था वो तो पहले आप बना ही रहे हैं, यहां केवल पेरोक्साइड बॉन्ड बना देना है, तो ये हो जाएगा H2S2O8 का स्ट्रक्चर। तो ये सब हो गया ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर और उन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर का स्ट्रक्चर। अब दो टॉपिक और बच गया इस ग्रुप में, एक बच गया ऑक्सीजन और एक बच गया ओजोन। तब हम लोग ऑक्सीजन पढ़ेंगे, इतना पहले आप नोट कर लें। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं अब। चलिए अब इसके बाद पांचवा नंबर टॉपिक ऑक्सीजन, इसको डाई ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो इसके प्रिपरेशन पे आएंगे कि हम लोग ये डाई ऑक्सीजन किस तरीके से बनाते हैं। पहला प्रिपरेशन लिखेंगे, it is prepared by heating पोटेशियम क्लोरेट। देखिए पोटेशियम क्लोरेट एक पत्थर है KClO3, इसको जब आप हीट कीजिएगा तो बनेगा KCl और O2। ये ऑक्सीजन का एक प्रिपरेशन हुआ कि जब आप पोटेशियम क्लोरेट पत्थर को हीट करते हैं तो डाई ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस बनता है। सेकंड देखिए, लेस रिएक्टिव मेटल का अगर ऑक्साइड है, जैसे जब ये पढ़ाया जाता है ओर से मेटल को बाहर निकालना, कि ओर से मेटल को किस तरीके से बाहर निकालते हैं, तो उसमें बताया जाता है सबसे पहले कि ओर को साफ करना पड़ता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद बताया जाता है कि साफ सुथरे ओर को मेटल ऑक्साइड का रूप दिया जाता है। फिर थर्ड स्टेप होता है कि मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस किया जाता है। तो जब मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करना होता है तो फिर ये देखना होता है कि मेटल कैसा है, हाईली रिएक्टिव है कि मॉडरेट रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है। अगर हाईली रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो रिड्यूस होगा, मॉडरेट रिएक्टिव है तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालना होगा, और अगर लेस रिएक्टिव मेटल है तो आप डायरेक्ट हीट कर दो तो आपका मेटल अलग ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यही बात बता रहे हैं कि अगर लेस रिएक्टिव मेटल का अगर कोई ऑक्साइड है, आप उसको हीट करोगे तो डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलेगा। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग oxides of less reactive metal। बोले कि अगर लेस रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है जैसे PbO2, आप इसको हीट करेंगे
तो डायरेक्ट ये मतलब ये अलग हो जाएगा, मेटल अलग ऑक्सीजन अलग। अगर लेस रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड है HgO, आप इसको हीट करेंगे तो डायरेक्ट ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये हुआ 2 प्रिपरेशन। अब थर्ड प्रिपरेशन है कि अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप डिकम्पोज करिएगा तो उससे भी ऑक्सीजन गैस मिलने वाला है। तो लिखेंगे इट इज प्रिपेयर्ड बाय decomposition of H2O2। बोले कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको जब आप डिकम्पोज करिएगा तो उससे भी ऑक्सीजन गैस बनेगा। और अब एक आखिरी जो इसका प्रिपरेशन है, जो मेन प्रिपरेशन है, कॉमर्शियल स्केल प्रिपरेशन है, वो है वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस है। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। उसी मेथड से किसी भी हॉस्पिटल्स वगैरह में भी ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। तो 4th नंबर में लिखेंगे फोर्थ नंबर दे के लिखेंगे प्रिपरेशन में, ऑन लार्ज स्केल it is prepared by electrolysis of water। On large scale it is prepared by electrolysis of water। बोले कि अगर वाटर है, इसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइएगा तो हाइड्रोजन अलग और हो जाए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होता है और ऑक्सीजन किस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होता है, मतलब कैथोड पे कि एनोड पे, ये पूछता है। तो ये याद करने वाला सवाल नहीं है, ये आप आराम से आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से क्लियर है। जैसे ऑक्सीजन पे अगर यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो -2 और हाइड्रोजन पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखे तो +1। यहाँ पर ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो चार्ज 0। अब आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोड जहां रिडक्शन हो उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। और यहां देखिए कि -2 से 0 चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन हो उसको हम लोग एनोड कहते हैं। तो आप इस बेसिस पे भी बता सकते हैं कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो हाइड्रोजन इकट्ठा होगा कैथोड पे, तो ऑक्सीजन इकट्ठा होगा एनोड पे। इसके बाद अब ऑक्सीजन में जानेंगे कि इट इज कलरलेस कॉमा ऑर्डरलेस गैस, मतलब जो डाई ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उस गैस का कोई कलर नहीं, कोई स्मेल नहीं। सबसे जरूरी बात ऑक्सीजन में यह भी कि ये सपोर्टर ऑफ कंबशन है। कोई चीज को अगर जलना है तो उसको ये सपोर्ट करता है, ये खुद नहीं जलता, लेकिन हाँ ये दूसरों को जलने में मदद करता है। इसी के प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न करता है। तो लिखेंगे इट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। इट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। फिर जानेंगे इट हैज 3 आइसोटोप्स। इसका 3 आइसोटोप्स है। एक है मास नंबर 16 वाला, एक है मास नंबर 17 वाला, एक है मास नंबर 18 वाला। ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप है, मास नंबर 16, मास नंबर 17, मास नंबर 18 वाला।
फिर ये दिमाग में रखिए कि कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे सोडियम है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। अगर मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अगर एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब ये सब ऐसा नहीं कि ये सब रटना है, ये सब फॉर्मूला आप अपने से लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको लिखना हो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो करना क्या होगा, सोडियम आयन पहले लिखना होगा, ऑक्साइड आयन लिखना होगा। ऑक्साइड आयन होता है O-2, इसके पास एक चार्ज है, इसके पास दो चार्ज है, चार्ज बराबर नहीं है तो क्रॉस कर देंगे तो फॉर्मूला लिखा जाएगा Na2O। अगर मान लीजिए कि आपको लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, तो पहले आपको लिखना होगा मैग्नीशियम आयन, उसके बाद लिखना होगा ऑक्साइड आयन। इसके पास दो चार्ज है, इसके पास भी दो चार्ज है, चार्ज बराबर है तो काट देंगे तो ये बन गया MgO। तो ये बताएं कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब इतना पहले आप नोट कर लें। ये लिखने के बाद अब इसमें दो रिएक्शंस और आपको बताना है। ये तो भी बताएं कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। और ये दिमाग में रखिएगा कि जो मेटल ऑक्साइड है वो होता है बेसिक इन नेचर। ये अभी लिखे नहीं है, ये भी लिख ही दे रहे हैं। हाँ, तो ये जो बताया कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड के नीचे लिख दीजिएगा बेसिक इन नेचर। इसके बाद फिर आप ये जानेंगे कि अगर कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो होता है मोस्टली एसिडिक। तो अगला रिएक्शन लिखेंगे इस तरीके से कि when non-metal reacts with oxygen, then non-metal oxide is formed, which is mostly acidic. Mostly acidic. देखिए, जैसे कार्बन है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 बनेगा। सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 बनेगा। ये सब एसिडिक गैस है, क्योंकि आप अगर इसको वाटर में डालिएगा तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप इसको वाटर में डालिएगा तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सब ऐसा ऑक्साइड है जिसको वाटर में डालने पर एसिड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो कह देंगे कि हाँ ये एसिडिक नेचर का है। जो लास्ट आपको जानना है ऑक्सीजन में बात, वो ये कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको जब आप एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो बनता है CO2, बनता है वाटर और बनता है एनर्जी। जी, ये दिमाग में रखेंगे कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन का कोई भी वैसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको जब आप एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे तो बनेगा CO2, बनेगा वाटर और बनेगा एनर्जी। तो ये सब इतना ऑक्सीजन में आप लोग को समझना था, जानना था। अब इस ग्रुप में एक टॉपिक और बच गया और वो टॉपिक है ओजोन। तो जो आखिरी टॉपिक है, छठा टॉपिक है इस ग्रुप का, ग्रुप 16 का, वो कॉपी पर हेडिंग अब दे देंगे ओजोन।
ब्रैकेट में लिख देंगे ओजोन का फॉर्मूला O3। देखिए ओजोन कहां पे है, मतलब आप अर्थ के सरफेस से अगर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाइएगा तो ओजोन का एक लेयर प्रेजेंट है। तो सबसे पहला लाइन लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट at a height of 20 kilometer from earth surface। बोले कि अर्थ सरफेस के अगर आप 20 किलोमीटर ऊपर जाएं तो आपको ओजोन लेयर दिखने को मिलेगा। ये ओजोन लेयर है। देखिए जो सन है, सन से जो सनलाइट निकलता है तो सनलाइट का 3 कंपोनेंट होता है। एक होता है विजिबल लाइट जिसमें 7 रंग है, तो वो तो अर्थ पे आ जाता है, ओजोन लेयर से उसको कोई मतलब नहीं। एक है इंफ्रारेड रे जिसमें हीटिंग इफेक्ट है, तो वो भी अर्थ पे आ जाता है, ओजोन लेयर से कोई मतलब नहीं। एक है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, तो ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। बोले कि सनलाइट का 3 कंपोनेंट है, एक है विजिबल लाइट, एक है इंफ्रारेड रेज और एक है यूवी रेज। ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं करता, अगर ये यूवी रेज डायरेक्ट अगर अर्थ पे आता तो जो भी ह्यूमन बींग्स हो या जानवर हो उनमें ल्यूकेमिया हो जाता, स्किन कैंसर हो जाता। तो ये उन चीजों को रोकता है। तो पहले ये लाइन आपको वर्ड में भी लिख दे रहे हैं, इट एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट के यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ये जिस तरीके से फिगर बना हुआ है वैसे ही आप पहले इसको नोट कर लें। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे ओजोन में कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से ही बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब सनलाइट के मदद से अगर टूटेगा तो ये इस तरीके से टूटेगा, नेसेंट ऑक्सीजन में। बोले कि जो ऑक्सीजन है वो सनलाइट के मदद से इस तरीके से नेसेंट ऑक्सीजन में टूटेगा, और ये जो ऑक्सीजन है जब ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ओजोन बन जाएगा। तो इसीलिए लिख दिया गया है कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्सीजन। क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ओजोन का स्ट्रक्चर बनाइए। तो उसके लिए पहले O2 का स्ट्रक्चर बनाना होता है। ये O2 ऑक्सीजन जिसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 2 से बॉन्ड बना लिया। यहां देखिए 1 2 से बॉन्ड बना लिया 4, और 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर अपना दे दिया एक दूसरे ऑक्सीजन को जिसके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ओजोन का स्ट्रक्चर हो गया। O2, ये जो O2 है ये इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए है। तो ये आपका ओजोन का स्ट्रक्चर हो गया। ये दिमाग में रखेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरीके से भी दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन दिया प्लस और जो वो इलेक्ट्रॉन लिया वो माइनस। और फिर ये भी जानेंगे कि ये जो ओजोन है वो हमेशा रेजोनेंस करते रहता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बदलते रहता है।
इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बदलते रहता है। तो यही कारण है कि जैसे इतना बात आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा होता है। तो जैसे यहाँ पे आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो सिंगल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड लेंथ अलग होना चाहिए, लेकिन ओजोन में इसका और इसका बॉन्ड लेंथ सेम होता है। कोई पूछ दे कि ओजोन में बॉन्ड लेंथ सेम क्यों होता है, तो इसका कारण है रेजोनेंस के कारण। तो यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन में आपको यह बात बता दिया गया कि ये जो ऑक्सीजन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से नेसेंट ऑक्सीजन से जुड़ता है और ओजोन बनता है। ये ओजोन का जो स्ट्रक्चर है वो इस स्ट्रक्चर में हमेशा बदलते रहता है, रेजोनेंस करते रहता है, जिस कारण से जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम होता है। तो हम लोग आज अभी इतना ही करेंगे, अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एनफ फॉर द डे।